ईरान और इजराइल का जुल्म तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन क्या भारत में हो रहे जुल्म के बारे में आपको पता है कि किस कदर भारतीय मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं? रूह कपा देने वाले जुल्म हो रहे हैं। पता कैसे होगा? कोई बताने वाला होना भी तो चाहिए। कैसे आपको खबर पता चलेगी? मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? मीडिया वाले इन 12 सालों में एक सवाल तो कर नहीं पाए सत्ता से। वो आपको इस जुल्म की दास्तान बता पाएंगे कि कैसे भारतीय मुसलमानों को पिछले 15 रोज में, जी हाँ, पिछले 15 रोज में किस तरीके से, जी हाँ, 7 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है और सभी के पैटर्न एक जैसे हैं। सोचिए, जब नफरत का डोज दिया जाएगा समाज में तो उसके नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे। देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके शासन में 15 दिनों के अंदर 7 अल्पसंख्यकों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या हो रहा है हमारे समाज में? कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं? सोचिए, इस देश के मुसलमानों का जीना हराम किस तरीके से कर दिया गया है। हम दूसरे मुल्कों का दर्द तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो तड़प है, जो डर है, वो कौन देखेगा? उसका इलाज कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कसम खाई है संवैधानिक पद पर बैठकर कि सभी धर्म के लोगों को एक समान, एक तरीके से देखा जाएगा, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म पर बात कौन करेगा? ये जुल्म पर बात आजकल कोई नहीं करता है दोस्तों, लेकिन मैं तो करूंगी और आप लोगों तक वो तमाम तस्वीरें लाकर रखूंगी जो इस वक्त देश के सामने है। आज वो तमाम सच आपके सामने रखूंगी जो आपको देखना जरूरी है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा वक्त देकर इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपको अंदर से हिला देगी, आपकी रूह कपा देगी कि कैसे कैसे, जी हाँ, कैसे कैसे 15 दिनों में 7 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। वही दूसरी खबर भी आपको बताऊंगी, जहां पर आज रामनवमी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखते हुए मस्जिद और मज़ारों को कैसे ढके गए हैं। जब समाज में ऐसे नेता होंगे तो सोचिए कि जो नफरती चिंटू है उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि हमारे देश में जब सत्ता पक्ष के लोगों के ज़रिए इस तरीके की हरकत की जाएगी, भाषण विवादित दिए जाएंगे, तो आप सोचिए कि ये जो मौतें हो रही हैं, ये जो लोगों को पीटा जा रहा है, उसका नींव कहाँ रखा गया है, किसने नींव डाला है, और आज ज़मीनी स्तर पर उन नींवों को हम लोग देख रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगी हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कुर्सी पकड़कर बैठना ही आपका काम नहीं है। इस देश में जो हो रहा है उसको रोकना भी आपका काम है। आप किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं? कैसे प्रधानमंत्री हैं? सिर्फ मंचों पर भाषण देना है, तस्वीरें खिंचवानी है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना है। जुल्म हो रहा है तो वो सब कुछ आंख पसार कर देखना है। सत्ता में आप हैं तो आपसे सवाल पूछूंगी। गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है, मुझे पता है वो तलवे चाटने में व्यस्त है, लेकिन उनको आप तलवे चटवाइए। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, जो खतरनाक हरकत हो रही है, जो साजिशें हो रही है, जो मौतें हो रही है, उन परिवार वालों की आवाज बनकर आपसे सवाल पूछूंगी कि आखिर कब तक इस देश के मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा? कब तक नफरत की आग में मुसलमानों को झोंका जाएगा? कब तक मुसलमानों के प्रति आपकी संवेदना जो है इसी तरीके से मरी रहेगी? जागिए प्रधानमंत्री जी, जागिए। कड़वे शब्द बोल रही हूं, लेकिन माफी चाहूंगी, बोलना पड़ रहा है। आप लोगों ने बोलने पर मजबूर किया है। दोस्तों, जो रिपोर्ट रख रही हूं ना, उस रिपोर्ट को आपके सामने देखकर मैंने जब खबर पढ़ा तो मैं बहुत देर तक दंग रह गई कि आखिर क्या हो रहा है हमारे समाज में। इतना डर, इतना खौफ का माहौल क्यों बना दिया गया है?
अपने ही देश में इस देश के मुसलमान इतना खौफ में क्यों रह रहे हैं? क्यों उनके अंदर इतना दर्द और इतना डर है कि वो अगर आह भी करते हैं तो उनका आह कानों तक जाता नहीं है? सिर्फ अमीर मुसलमानों के लिए ही आप प्रधानमंत्री हैं क्या? विदेश में जाकर आप खूब गलवैया कर लेते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों का दर्द कब समझेंगे? कब आपको नजर आएगी? आप लोगों की वजह से ही आज ये सब हम लोग देख रहे हैं। इस देश के तमाम लोग देख रहे हैं जहां पर शांति नहीं बल्कि अशांति फैलाने के एक से बढ़कर एक ट्रिक निकाले जाते हैं। कैसे इस देश का माहौल खराब किया जाए, कैसे इस देश में अशांति फैलाया जाए, वो सब कुछ नफरती गैंग के छर्रों के जरिए किया जाता है, गुंडों के जरिए किया जाता है और आप लोग तमाशगीन बनकर देखते हैं। नतीजा ये है कि आज देखिए कि क्या हाल है। दरअसल दोस्तों, जी सलाम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े में 26 साल के तरुण की मौत, जी हाँ, तरुण खाती की मौत हो गई। लेकिन इस झगड़े को हिंदू बनाम मुस्लिम एंगल देकर माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई। और तो और इस झगड़े की शुरुआत होली का रंग पड़ना होना बताया गया था, लेकिन पुलिस ने इस नैरेटिव को पहले ही ध्वस्त कर दिया। इस झगड़े में तरुण की मौत हुई थी और मुस्लिम पक्ष के लोग गंभीर तरीके से घायल भी हुए थे। हिंदू संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी मुस्लिम घर को बुलडोजर से ढो दिया था, बुलडोजर चला दिया था। और हमेशा ऐसा ही होता है कि आरोप सिद्ध भी नहीं होते हैं कि उनके घर को पहले तोड़ दिया जाता है। और महिला समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हिंदू संगठन के लोगों ने इस घटना के बदले ईद पर खून की होली खेलने की धमकी दी थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की। पुलिस ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने से तो बचा लिया, लेकिन दोनों समुदाय में एक दूसरे को लेकर डर और अविश्वास की खाई को फैलने से रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई। ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। उत्तम नगर घटना के बाद से दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों में रहने वाले 7 मुस्लिम नौजवान और बच्चों की हत्याएं निर्मम तरीके से की गई है, जिसे लेकर कुछ लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई के तहत टारगेट किलिंग हो सकती है। ऐसे विचार या आशंकाएं समाज में डर और संयस का माहौल पैदा करती है, जो कानून व्यवस्था और अमन शांति के लिए खतरा पैदा कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहली घटना, जी हाँ, 16 साल के मदरसे की लड़के की चाकू मारकर हत्या जो है उत्तम नगर मामले के बाद की गई। दिल्ली के दयालपुर इलाके के सदर बाजार में बुधवार की रात 16 साल के हाफिज़े कुरान सुभान मलिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक सुभान 8 बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात 11 बजे के अल्पास सूचना मिली कि उस पर हमला हुआ है। और पुलिस के मुताबिक नेहरू बिहार की गली नंबर 13 में मौके पर पहुंचने पर लगभग 16 साल के एक घायल लड़का बेहोश पड़ा मिला। उसे तुरंत जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया। और मृतक के पिता दिलशाद मलिक का कहना है कि उनके बेटे का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन अचानक से घर से निकलने के बाद खबर आई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में इलाके के 3-4 लड़के को हिरासत में लिया है। सभी की उम्र 13 से 17। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 13 से 17 सबके सब टीनेजर्स। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नाबालिगों ने बताया कि मृतक उनमें से एक को परेशान करता था और उसके कहने पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सोचिए कि कैसे मारा जा रहा है, किस तरीके से मर्डर मुसलमानों का किया जा रहा है। अब आपको 25 मार्च के उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में भी 18 साल के एक नौजवान जैद का स्थानीय डीडीए पार्क में खून से सना हुआ लाश मिला। चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सुबह सुबह जब लोग पार्क घूमने गए तो लाश दिखी। जैद की बहन अलीना ने पुलिस को बताया कि हत्या से एक दिन पहले मंगलवार को 3-4 लड़के उसके साथ एक लड़की उसके घर आए थे, जो लोग जैद से 600 रुपए बकाया मांग रहे थे।
ना देने पर उसकी पिटाई भी की गई, लेकिन जब उन्हें पैसा दे दिया गया तो वो लोग चले गए। जी हाँ, उसी दिन रात में जैद की हत्या हो जाती है और इस हत्या से इलाके में लोग डरे हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि डीडीए पार्क पहले भी हत्या और लूट जैसे आपराधिक वारदातों का गवाह रहा है। घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि राजधानी दिल्ली में दो मर्डर बैक टू बैक, अब तीसरा मैं आपको बता दूं तो तीसरा जो मर्डर होता है वो उत्तर पूर्वी इलाके के वेलकम में जो है 23 मार्च को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास होता है। 39 साल के एक शख्स अकील अहमद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। अकील अहमद जींस की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करते थे। अकील इतवार की शाम को जाफराबाद के जेजे कॉलोनी स्थित घर पर किसी काम से निकले थे और सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे लोगों ने खून से सनी उनकी लाश देखी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अकील जेजे कॉलोनी वेलकम में रहा करते थे और दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति की हत्या हो जाना आमतौर पर पुलिस के कार्यप्रणाली और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तो कोई आम आदमी पार्टी पर भी ब्लेम डालकर आप अपनी नैया पार नहीं करा सकते हैं। देश का गृह मंत्रालय वही है, गृह मंत्रालय की पुलिस वही है जो सब कुछ सरकार के अधीन आती है। इसके बावजूद दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है। उत्तर पूर्वी जिला के एसीपी आशीष मिश्रा का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। अब चौथा मर्डर आपको बता दूं दोस्तों तो बैक टू बैक कैसे देश की राजधानी में हुआ है। दिल्ली के ही भजनपुरा के गोंडा इलाके में 23 मार्च की रात 18 साल के एक नौजवान मोहम्मद आसिफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आसिफ पर हमला कृष्णा मंदिर के पास किया गया था। घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत घायल आसिफ को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। आसिफ की हत्या के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। आसिफ भजनपुरा के सुभाष मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। आसिफ के भाई नेक मोहम्मद ने बताया कि आसिफ ई रिक्शा चलाता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में एक आदमी पीछे से आसिफ पर वार करता भी दिखाई दे रहा है। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाया है। अब चलिए आपको बता दूं तो दिल्ली के ही जामिया हमदर्द के 23 साल के छात्र मोहम्मद फैयाज की लाश 21 मार्च को हरियाणा के पलवल में एक नहर से बरामद हुई। फैयाज दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर में अपने परिवार के साथ रहता था। फैयाज 7 मार्च को घर से गायब हुआ। परिवार वालों के मुताबिक 8 मार्च को आखिरी बार उसके घर वालों से बात हुई, जिसके बाद उसने बताया कि वो ट्रेन से मुंबई जा रहा था और कुछ अजनबियों के बीच वो घिर गया। इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। इसके मामले में फैयाज के घर वालों ने किसी साजिश की आशंका जताई है। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब छठा मर्डर की मैं बात करूं दोस्तों तो इसी मार्च माह के दूसरे हफ्ते 11 मार्च दिल्ली के चांदनी महल में 31 साल के कबाड़ कारोबारी आरिफ की लाश हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में पाई गई। लाश की हालत बहुत खराब थी। आरिफ 8 मार्च को अपने घर से 25 लाख रुपए का नगद लेकर अपनी स्कूटर से निकला था और कहा जा रहा है कि 8 मार्च को ही आरिफ ने अपने छोटे भाई 2,000 जो है मंगवाए थे। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसकी आखिरी बातचीत पूर्वी दिल्ली के करावल नगर निवासी 25 साल के हर्ष तोमर नाम के एक नौजवान से हुई। 3 दिन बाद आरिफ की लाश फरीदाबाद के आदर्श नगर सेक्टर 61 के एक जंगल से बरामद हुई। इस मामले में भी पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर राहुल नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करके राहुल ने कबूल किया है कि बाबू अशोक ने कबाड़ का माल दिखाने के बहाने आरिफ को सुनसान इलाके में बुलाया था और फिर तीनों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्थर से सोचिए उसे मारा गया है। मैं बता भी नहीं सकती वैसे शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों कि क्या कुछ नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के बाद चेहरा भी नहीं देखा गया दोस्तों, ऐसी हालत कर दी गई थी आरिफ की।
वहीं दोस्तों 7वां जो मर्डर हुआ है दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गंग नहर में बीते 16 मार्च को मुस्लिम नौजवान मोहम्मद अनस का शव पाया गया। दिल्ली के शहीद नगर निवासी मोहम्मद अनस पिछले 10 मार्च से लापता थे और बकायदारों से पैसा लेने गया था, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं लौटा। ईद के उसकी शादी होने वाली थी। ईद के बाद आखिरी बार उसकी स्कूटी को फारूक नगर रोड की तरफ जाते हुए देखा गया, वहीं उसकी स्कूटी भी पाई गई। उसके पिता मोहम्मद हाशिम ने टीला मोड़ थाने में अनस की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। अनस की मौत हादसा थी, आत्महत्या थी, क्या थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से 15 दिन में 7 मुसलमानों को ऐसे ही मार दिया गया। और कहा जा रहा है कि इस देश में सबका विश्वास लिया गया है। कैसा विश्वास दिया गया है प्रधानमंत्री जी? आप लोगों के होते हुए आपके नाक के नीचे मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सितम हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, इस देश के मुसलमान सुरक्षित है। अरे कैसा सुरक्षित, कैसा सुरक्षा दिया हुआ है कि देश की राजधानी में जहां से आपकी सत्ता चलती है 15 दिनों में 7 लोगों की जान चली जाती है। कोई हंगामा, कोई खून की होलियों का धमकी मुस्लिम समुदाय के जरिए नहीं दिया जा रहा है जैसा दिया जा रहा था उत्तम नगर मामले में। जो धार्मिक एंगल दिया गया था, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर खून नहीं है? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग हंगामा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। लेकिन आज जो उनकी हालत की गई है, जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों की वजह से जो हालत हुई है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष कोई भी मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं है। सिर्फ वोट चाहिए इनको, वोट, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हालत देखिए कि क्या से क्या हो रहा है। उन परिवार वालों से पूछिए ना कि क्या गुजर रहा है। चाहे तरुण का परिवार हो या किसी का भी परिवार हो, परिवार तो परिवार होता है, मौत तो मौत होता है, उसको डिफाइन कोई कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मौतों का भी डिफाइन होता है। अगर धर्म आपका अलग है तो डिफाइन अलग हो जाएगा, डेफिनेशन अलग हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, होली के बाद रामनवमी पर कैसे मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया गया है बीजेपी एमएलए टी रजा की वजह से। सोचिए, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं, उनके जहरीले बयान, उनके जहरीले हरकतों की वजह से हैदराबाद के आसिफ नगर के सीताराम बाग मंदिर में सुल्तान बाजार के हनुमान व्यायामशाला में आज रामनवमी को लेकर जो शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। और इस शोभा यात्रा में भड़काऊ भाषण देने के आदि एमएलए राजा सिंह भी शामिल होंगे। इन चीज़ों को देखते हुए हैदराबाद की पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई है। इसके साथ ही शोभा यात्रा रूट जहां से होने वाली है, वहां की मस्जिदों को, दरगाहों को कपड़ों से ढक दिया गया है। सोचिए, कभी आपने ईद पर, बकरीद पर किसी मंदिर को कपड़े से ढका हुआ देखा है? ये देश सभी धर्मों का है, सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन आज जो हालात और माहौल बनाया गया है उसमें ये होता है कि जब भी कोई, जी हाँ, जब भी कोई ऐसा यात्रा या कोई ऐसी रैली निकलती है तो मस्जिदों को, मज़ारों को ढक दिया जाता है। सोच कर देखने वाली बात है दोस्तों कि ठहर कर सोचिए क्या से क्या हमारे समाज को कर दिया गया है। एक सत्ता पाने की लालच में, जो कि सत्ता इनके हाथ में ही है, फिर भी ये खुलकर बोल नहीं पाते हैं, गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, इंसाफ के लिए लड़ नहीं पाते हैं। ये है हमारी सरकार, ये है हमारी मोदी सरकार। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।